Hello students, so we are continuing in AS 103 business combination. So in this lecture we are starting with step 8.5 which is related with recognition and measurement of pre-existing relations which are also called as mutual links between acquirer and acquiree entities. So first of all, let us see what is the meaning of pre-existing relations. So pre-existing relations arise from mutual transactions that have been entered in between the acquirer and the acquiree before acquisition of business. It means बिजनेस एक्वायर करने से पहले कुछ ट्रांजेक्शन्स जो अराइज हुई हैं इन बिटवीन एक्वायरर एंड इंक्वायरी दे आर कॉल्ड म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स और प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस. So in this case, a pre-existing relationship which is mutual owing is to be eliminated in post-combination financial statements. जब आप एक्विजिशन के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इन बुक्स ऑफ एक्वायरर, तो उसमें आपने ये जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है आपका म्यूचुअल ओइंग उसको आपने एलिमिनेट करना है. अब उस केस में कई बार होता है कि अब दोनों की बुक्स में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है विच इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू इनकी बुक्स ऑफ एक्वायरर और एक्वायरी. तो आपने इसको पहले मेजर करना है. तो दीज रिलेशंस आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट. और जो डिफरेंस आ रहा है आपका बुक वैल्यू और जो भी आपकी फेयर वैल्यू है उसको हम कहते हैं सेटलमेंट गेन और लॉस. और जो भी सेटलमेंट गेन या लॉस होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. But sometimes what happens if pre-existing relations are settled at carrying amount which means book value. देखिए आपकी सेटलमेंट बुक वैल्यू पर ही हो रही है, फिर आपका कोई सेटलमेंट गेन या लॉस अराइज नहीं होगा. इट मीन्स देयर विल बी नो गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन. तो अब देखते हैं कि आपके कितने टाइप के प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस हो सकते हैं. The following are different types of pre-existing relations which are called mutual links. Number one, it is non-contractual relations. इट मीन्स कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं बट फिर भी आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स अराइज हो गई हैं. फॉर एग्जांपल हो सकती हैं क्लेम्स रिसीवेबल वर्सेज क्लेम्स पेएबल इन रिलेशन टू लीगल सूट्स और कोर्ट केसेज. जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ सप्लाई की थी, उसमें कुछ डिफेक्ट अराइज हो गया है और उसके अगेंस्ट आपने कोर्ट में केस कर दिया है. तो उसके अगेंस्ट आपका लीगल जो केस है, लीगल सूट वो पेंडिंग चल रहा है. उसके बेस पर आपको क्लेम्स रिसीव हो सकते हैं या अपने क्लेम्स पे करने हैं, तो उनको भी आपने सेटल करना है. तो जिसे कहा जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है. तो सेकंड है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस. कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं जब आपकी सेल परचेज हो रही है गुड्स की, कुछ में उससे डेटर या क्रेडिटर अराइज हो गए हैं दोनों की बुक्स में, बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल अराइज हो गई हैं. इट मीन्स नॉर्मली डीज अराइज फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ गुड्स या कोई आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके बेस पे जो ट्रांजेक्शन्स अराइज हो रहे हैं ऐसे क्या लाइबिलिटी अराइज हो रही है बुक्स में, जिसे योवर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन एंड जिसे कहा जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है. तो ऐसे या आपने जब गुड्स की हम सेल परचेज करते हैं तो उस टाइम हम एक प्रोविज़न बनाते हैं वारंटीज़ का. तो एक कंपनी जिसने वारंटी का प्रोविज़न बना रखा है उसके लिए दूसरी कंपनी को क्लेम रिसीव होगा. इट मीन दिस इज आल्सो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है. तो इसमें एक कंपनी की बुक्स में एसेट क्लियर हो जाएगी, दूसरी कंपनी की बुक्स में लायबिलिटी. अब डिपेंड करता है कि उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है दोनों की बुक्स में. तो उसका जो डिफरेंस है क्योंकि उसको हम मेजर करेंगे फेयर वैल्यू पे, डिफरेंस आपका P&L में ट्रांसफर हो जाएगा विच इज कॉल्ड सेटलमेंट गेन और लॉस. थर्ड टाइप के रिलेशंस आपको मिलेंगे डेट फाइनेंसिंग. इट मीन्स लोन और डेट पेएबल बाय वन कंपनी. जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है या ले रखा है, तो जिसने लोन लिया है उसके लिए लोन पेएबल बन जाएगा और जिसने लोन प्रोवाइड कर रखा है उसके लिए बन जाएगा लोन रिसीवेबल. तो ये एसेट बन जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे डिबेंचर इशू किए हैं वन एंटिटी ने, एट फेस वैल्यू पर अपीयर हो रहे हैं उसकी बुक्स में, ये लायबिलिटी है. और दूसरी कंपनी ने उसी डिबेंचर में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स बाय अदर एंटिटी एंड दैट विल बी एट कॉस्ट. अब इसमें डिफरेंस हो सकते हैं. अब इसको भी वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे और जो भी सेटलमेंट का गेन या लॉस है वो अपने P&L में ट्रांसफ़र करना है. तो इट मीन्स ये बात की डिफरेंट टाइप के प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं जो हमने एलिमिनेट करने हैं इन पोस्ट एक्विजिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर कंपनी. तो अब देखते हैं इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे कि डिफरेंट केसेस कैसे अराइज होते हैं आपके एसेट या लायबिलिटी के. नाउ लेट अस सी
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशंस इन बुक्स ऑफ एक्वायरर। अब इसमें दो केसेस बनते हैं आपके। नंबर 1 केस है आपका मैंने ये एसेट टू एक्वायरर एंड लाइबिलिटी फॉर एक्वायरी। इट मीन्स एक्वायरर के लिए ये एसेट है और एक्वायरी के लिए लाइबिलिटी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एक्वायरी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी। तो जब एक्वायरर ने बिजनेस एक्वायर किया है एक्वायरी का, तो हम नेट एसेट्स एक्वायर करेंगे, तो उन नेट एसेट्स में जो फेयर वैल्यू है लाइबिलिटी ऑफ एक्वायरी की, उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। इट मीन्स दैट विल नॉट बी टेकन ओवर बाय एक्वायरर। So therefore rule is the fair value of liability of acquiry shall be excluded from net assets of acquiry and acquirer shall not reacquire the liability of the acquiry। और उस liability को हम acquire नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने उसको net assets की वैल्यू में से हमने exclude कर दिया है। अब exclude का मतलब क्या है, देखिए आपको net assets दिए acquiry की आफ्टर दिस liability, तो उस liability को आप add back कर लीजिए, तो आपकी वो liability exclude हो जाएगी। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक्वायरर की बुक्स में। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे लाइबिलिटी को है एक्वायरी की बुक्स में, बट एक्वायरर की बुक्स में एसेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो पहला केस है आपका एसेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्वायरर बट लाइबिलिटी एग्जिस्ट्स इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरी। जैसे कोई प्रोविज़न है वारंटी का, वो एक्वायरी ने अपनी बुक्स में क्रिएट कर रखा है प्रोविजन फॉर वारंटी, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगी एक्वायरी की। बट उसके लिए जो क्लेम मिलना है एक्वायरर को, एक्वायरर ने इसके अगेंस्ट कोई भी एसेट रिकॉग्नाइज नहीं की है। तो इट मीन्स हमारा केस है देयर इज नो एसेट इन बुक्स ऑफ एक्वायरर बट लाइबिलिटी एग्जिस्ट्स इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। तो अब आपने ये करना है कि सबसे पहले आप एक्वायरर की बुक्स में एसेट को रिकॉग्नाइज कीजिए एट इट्स फेयर वैल्यू। इट मीन्स रूल इज रिकॉग्नाइज, और वो आपका गेन माना जाएगा, रिकॉग्नाइज गेन विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड दैट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब जो भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है ना क्वेरी की बुक्स में, उसकी जो फेयर वैल्यू है, तो वही आपकी फेयर वैल्यू बन जाएगी एसेट की, और वो हमारे लिए गेन बन जाएगा एक्वायरर के लिए। उसकी देखो क्या एंट्री होगी, तो ये बन जाएगी एसेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट डेबिटेड। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपका है वारंटी अगेंस्ट आपको क्लेम रिसीव होगा, तो वी कैन राइट क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में ले सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका गेन बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। बट सेकंड पॉसिबिलिटी है, सो एसेट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्वायरर, एक्वायरर ने भी अपनी बुक्स में एसेट रिकॉग्नाइज कर रखी है और लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट हो रही है एक्वायरी की बुक्स में। फॉर एग्जांपल डेटर वर्सेज क्रेडिटर्स हैं या बीआर वर्सेज बिल्स पेबल हो सकती हैं। उस केस में क्या करना है आपने, अब आपने देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा बुक वैल्यू में और उसकी फेयर वैल्यू में। तो आपने रिवैल्यू करना है जो हमारी एसेट है अपनी बुक्स में, रिवैल्यू एसेट इन बुक्स ऑफ एक्वायरर, इट मीन्स एट फेयर वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो एक्वायरी की बुक्स में है, और उससे जो डिफरेंस आएगा वो गेन या लॉस आपका पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए गेन हो रहा है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल बी गेन। इट मीन्स हम इसमें ले रहे हैं जितना आपका इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ गेन ले रहे हैं हम, गेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन फेयर वैल्यू। और ये लॉस हो रहा है तो फिर आपको पास करनी है रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। तो आपकी एंट्री बन जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। तो ये तो हमारी एडजस्टमेंट होगी जो हमारी म्यूचुअल ओइंग की ट्रांजेक्शन की, उसकी एसेट या लायबिलिटी हमने रिकॉग्नाइज कर दी है। अब देखते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की जो ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। दोनों केसेज में वो एंट्री आपकी सेम रहेगी। इट मीन्स नाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन बुक्स ऑफ एक्वायरर। उसकी जो एंट्री होती है नेट एसेट्स जो आप एक्वायर कर रहे हैं, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, बट इस नेट एसेट्स में आपने एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, एंड दिस इज लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन जो म्यूचुअल ओइंग है आपकी, एंड टू कंसीडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब जो कंसीडरेशन आप पे कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का, और वो आपका क्रेडिट हो जाएगा विच इज पेएबल। और सेकंड, अब देखो जो आपने एसेट शो की अपनी बुक्स में, एसेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन या जो पहले से ही थी अब उसकी फेयर वैल्यू बन गई है हमारी बुक्स में, उसको आप एलिमिनेट कर लीजिए अपनी बुक से, उसको आपने करके ना क्रेडिट टू एसेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट, एंड दिस विल बी कैंसल्ड मीन्स एलिमिनेटेड एट फेयर वैल्यू।
और जो डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मेनली जो गुडविल ही होती है, तुमने लिखा है गुडविल अकाउंट में आपका डिफरेंस डेबिट हो जाएगा, और बाई चांस कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व में आपका क्रेडिट हो जाएगा। So next we have a case B. So when it is a liability to acquirer and asset to acquiree. तो it means acquirer के लिए liability है और acquiree के लिए asset है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अब ये जो आपकी liability है acquirer की, उसको आपने मतलब है कि fair value पे adjust करना है, और जो asset है acquiree की उसको हम टेक ओवर नहीं करेंगे। तो it means the fair value of asset of acquiree shall be excluded from net assets of acquiree। कि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं तो जो भी नेट एसेट्स है एक्वायरी की वो हम टेक ओवर करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उस एसेट में आपने जो एसेट है एक्वायरी की उसको हम टेक ओवर नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट एसेट्स। इट मीन्स दैट इज द एक्वायरर शैल नॉट रीअक्वायर द एसेट ऑफ द एक्वायरी। अब देखते हैं कि जो लाइबिलिटी है एक्वायरर की बुक्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। फर्स्ट केस है लाइबिलिटी नॉट रिकॉग्नाइज बाय एक्वायरर। एक्वायरर की बुक्स में लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट सो एसेट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ एक्वायरी, बट एक्वायरी की बुक्स में जो एसेट है वो अपीयर हो रही है। फॉर एग्जांपल, अब आपने वारंटी प्रोवाइड करनी है, बट एक्वायरर ने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया वारंटी का, पर उसके लिए जो क्लेम मिलना है एक्वायरी को वो उसने अपनी बुक्स में एज एसेट शो कर रखा है। ऐसी कोई कोर्ट केस है पेंडिंग है जिसका क्लेम पे करना है एक्वायरर ने, बट हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, एक्वायरी ने क्लेम रिसीवेबल शो कर रखा है अपनी बुक्स में एज ए एसेट। तो गेट इट कहा लाइबिलिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट एसेट एग्जिस्ट्स इन बुक्स ऑफ एक्वायरी। तो उस केस में पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपने देखना है कि ये जो लाइबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज नहीं की है एक्वायरर की बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए उसकी फेयर वैल्यू पर। तो इसमें एक तरीके से अब वो लॉस माना जाएगा, तो आपने रिकॉग्नाइज करना है लॉस इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, and this fair value liability equal to fair value of asset which appears in books of acquiry। एक्वायरी की बुक्स में जो एसेट है उसकी जो फेयर वैल्यू है तो वही आपकी फेयर वैल्यू बन जाएगी लाइबिलिटी की। क्योंकि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा, अब हम एक्वायरी के नेट से एक्वायर करेंगे तो वो उस एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो भी हम एक्वायर कर रहे हैं। तो अब आपने जब लॉस हो रहा है तो उसकी ऊपर क्या एंट्री बन जाएगी, तो आपने प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में डेबिट करने हैं टू लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है लाइबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एक्वायरर की बुक्स में, मीन्स एक्वायरर ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, और एसेट भी एग्जिस्ट कर रही है एक्वायरी की बुक्स में, जैसे डेटर क्रेडिटर का केस है, BRBP का केस है। तो उस केस में आपने इस लाइबिलिटी को रिवैल्यू करना है इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरी की जो भी एसेट्स हैं उसको हम फेयर वैल्यू पर मेजर करके हैं, तो उसको कंपेयर कीजिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को अपनी बुक्स में जो लाइबिलिटी अपीयर हो रही है उससे कंपेयर कीजिए, जो डिफरेंस आएगा गेन या लॉस वो आपने P&L में ट्रांसफर करना है। तो इट मीन्स रिवैल्यू लाइबिलिटी इन बुक्स ऑफ एक्वायरर एट फेयर वैल्यू, एंड दिस फेयर वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच अपीयर्स इन बुक्स ऑफ एक्वायरी एंड रिकॉग्नाइज गेन और लॉस इन P&L, और जो भी डिफरेंस है वो आपका गेन या लॉस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि गेन आ रहा है तो आपको लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है बुक्स में, एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस गेन अकाउंट। इट मीन दिस इज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू, और लॉस के केस में आपकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। अब आपने दोनों ही केसेज में जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करना है, वो सेम रहेगी दोनों केसेज में। इट मीन्स वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन बुक्स ऑफ एक्वायरर। बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजेक्शन क्या है, हम नेट एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन की एसेट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम अकाउंट डेबिटेड, और जो लाइबिलिटी के एक्वायरर की बुक्स में उसको एलिमिनेट कीजिए आप तो वो डेबिट हो जाएगी लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल में डेबिट हो जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। So now let us see some examples to explain the concept of pre-existing relation. So first we are starting example 91. So in this example you can see data given is on 1st January of current financial year entity A acquires 100% interest in entity B for rupees 250 lakhs in cash. So at the beginning of last year a dispute arose over the interpretation of a contract for the development and implementation
by entity A of an e-business platform for entity B. The contract entered 3 years ago provided for payment of all co-contract price by allocating to entity A 5% of profit to entity B from the platform for 5 years. At the date of acquisition, the dispute is still unsettled. So entity B has recognized a provision of rupees 12 lakhs reflecting the best estimate of expenditure required to settle the present obligation as in date of acquisition. तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया है आपको इट इज गिवन दैट एंटिटी ए ऑन 1st January of a current financial year acquires so 100% equity interest acquires 100% equity of entity B and it is given that this is for rupees 250 lakhs. It means this is our consideration. So consideration is rupees 250 lakhs. And further it is given that so at the beginning of last year a dispute had arisen from interpretation of a contract for the development and implementation by entity of e-business platform for entity B. तो एक आपको दिया है कि लास्ट ईयर एंटिटी ए ने एक ई बिजनेस प्लेटफॉर्म so was provided to entity B and its development is done by entity A and for this purpose so entity A has to receive contract price which do not specified plus it has to receive 5% of profit 5% of profit from entity B. This is the profit of entity B. But now there is a dispute. So it means this is asset to entity A and this is liability for entity B. So as on date of acquisition, now it is given that so at the date of acquisition, the dispute is still unsettled and entity B has recognized a provision. अब एंटिटी बी की जो बुक्स में है एक तो प्रोविजन बना हुआ है इसके लिए सो देयर इज ए प्रोविजन इट मीन्स देयर इज ए लायबिलिटी एग्जिस्ट्स इन बुक्स दिस इज रुपीज 12 lakhs मीन्स एंटिटी बी ने पहले ही अपनी बुक्स में एक प्रोविजन बना रखा है कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने के लिए 12 lakhs हम पे करेंगे. Now it is given the fair value dispute on date of acquisition is assessed to be rupees 15 lakhs and the fair value of net identifiable assets of entity B are 200 lakhs including the fair value of liability. अब ये जो प्रोविजन है इसकी फेयर वैल्यू हमने असेस की है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. इसकी फेयर वैल्यू है रुपीज 15 lakhs और जो एंटिटी बी की नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू हमने असेस की है रुपीज 200 lakhs नेट एसेट्स दिस इज आल्सो फेयर वैल्यू रुपीज 200 lakhs और ये भी आपको मेंशन किया है दिस इज 200 lakhs इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू लायबिलिटी. तो उसमें ये लायबिलिटी की जो फेयर वैल्यू है वो भी आपकी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है. तो जब आपको दिया है नेट एसेट्स इट मीन्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी इट मीन्स ये लायबिलिटी आपकी ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुकी है. तो यदि आप इसको एड बैक कर रखे हैं 15 लाख तो जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स आ जाएगी 215 लाख बिफोर एडजस्टिंग फेयर वैल्यू दिस लायबिलिटी. नाउ वी आर आस्किंग so how the transaction for business combination shall be recognized by entity A in the following scenarios. अब दो सिनेरियो हैं तो आपने देखना है कि ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजेक्शन है एंटिटी ए की बुक्स में आपको कैसे रिकॉग्नाइज करनी है. तो फर्स्ट सिनेरियो देखिए आपको मेंशन किया है नो एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट प्रायर टू डेट ऑफ एक्विजिशन. एंटिटी ए को ये जो क्लेम मिलेगा अपना सेटलमेंट ऑफ दिस लायबिलिटी उसके लिए उसने कोई एसेट अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं की है. तो उस केस में क्या होगा जब कोई एसेट नहीं है तो हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ एक्वायरर की एंट्री है बुक्स ऑफ एक्वायरर है आपका ए लिमिटेड. तो जब आपने कोई एसेट रिकॉग्नाइज ही नहीं की है तो पहले आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए दैट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. फेयर वैल्यू है आपकी 15 लाख तो आपकी एंट्री बन जाएगी एंटिटी ए की बुक्स में. तो ये आपका अमाउंट रिसीव होगा एसेट बन जाएगी रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल फॉर ई बिजनेस प्लेटफॉर्म. आप कोई भी नाम रख सकते हैं. ई बिजनेस प्लेटफॉर्म जो ए लिमिटेड ने प्रोवाइड किया बी को उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव होगा. तो ये बन गई एसेट जिसे जो ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं जिसे प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन
अकाउंट डेबिटेड, इसकी वैल्यू है अब आपकी 15 लैक्स। रुपीज़ आप शो कर दीजिए लैक्स में, रुपीज़ हैं अब आपके लैक्स में, तो दिस विल बी 15 लैख। और ये आपका गेन हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज आल्सो 15 लैक्स। तो सेकंड आपको अब एंट्री करनी है बिजनेस कॉम्बिनेशन की। बिजनेस कॉम्बिनेशन की है कि अब आप नेट एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं। अब उसकी बुक्स में, एक्वायरी की बुक्स में जो लाइबिलिटी है उसको हम एक्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन है आपका। तो इट मीन्स विदाउट डेट लाइबिलिटी अब आपकी जो नेट एसेट्स है उसकी वैल्यू है 215। तो आप एंट्री कीजिए नेट एसेट्स, तो अकाउंट डेबिटेड, तो फेयर वैल्यू है 215 लाख। टू कॉन्सिडरेशन जो आपने पे करना है, टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉन्सिडरेशन है आपका 250 लैक्स। और जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन की एसेट आपने शो की है 15 लाख की, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए बुक से। दिस इज टू रिसीवेबल फॉर ई बिजनेस प्लेटफॉर्म, और आप मेंशन कर सकते हैं दिस इज प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, इसकी वैल्यू है 15 लाख। और जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। इस केस में आपकी आ रही है गुडविल, जिसे जो 50 लैक्स, तो इसको आप डेबिट कीजिए गुडविल में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कीजिए 50 लैक्स, टोटल लीजिए 265। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो में आपको क्या मेंशन किया है। सेकंड सिनेरियो में मेंशन किया है एसेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट प्रायर टू डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर ₹12 लैक्स। तो जैसे एंटिटी बी ने अपनी बुक्स में प्रोविजन बना रखा है, ऐसी एंटिटी ए ने भी अपनी एसेट रिकॉग्नाइज कर रखी है पहले से ही 12 लैक्स को। अब इसको हमें रिवैल्यू करना पड़ेगा। रिवैल्यू करना है आपने, जो इसकी फेयर वैल्यू है 15। तो इसमें जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी वो आपका गेन हो जाएगा। तो लेट अस सी तो सेकंड सिनेरियो, तो एसेट देखो हमारी बुक्स में पहले ही अपीयर हो रही है 12 लैक्स से और इसकी फेयर वैल्यू है 15। तो आपने गेन शो करना है 3 लैक्स से हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। रिसीवेबल फॉर ई बिजनेस प्लेटफॉर्म, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, so account debited to profit and loss account. So how much is our gain on revaluation? It is 15 minus 12 lakh already appearing in books. So this will be 3 lakhs. तो इस तरीके से अब आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू बन जाएगी एसेट की 12 पहले से थी, 3 हमने ऐड करके 15 लाख। अब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री कर लीजिए नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी थी आपकी, जो हमने लेनी है बिफोर लाइबिलिटी, दैट मीन आ गई 215। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 215 लाख, टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज गिवन 250 लैक्स। और जो आपकी बुक्स में एसेट की वैल्यू है वो हो गई है अब आपकी 12 + 3 15 लाख, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। बिकॉज जिसे ये म्यूचुअल ओइंग, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन जो होते हैं म्यूचुअल ओइंग, तो जिसे टू रिसीवेबल फॉर ई बिजनेस प्लेटफॉर्म विच इज प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। तो हमने जो म्यूचुअल ओइंग्स थी आपकी, जो हम पहले करके थे, उसी को नया नाम दिया गया है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। अब इसकी फेयर वैल्यू है 15। डिफरेंस आपका आ जाएगा गुडविल में विच इज 50 लैक्स, जाने से डेबिट टू गुडविल। बाकी को दोनों में ही ये एंट्री तो हमारी सेम ही रही है। फर्स्ट केस में क्या डिफरेंस था, हमारी बुक्स में एसेट अपीयर ही नहीं हो रही थी, तो पहले हमने एसेट को रिकॉग्नाइज किया अपनी बुक्स में, उसकी जो भी फेयर वैल्यू थी, बाद में हमने इसको कर दिया एलिमिनेट। सेकंड केस में एसेट पहले से अपीयर हो रही है 12 लाख से, बस उसको फिर हमने रिवैल्यू करना है। आपको फेयर वैल्यू डिफरेंस चला जाएगा P&L में और बाद में उस वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल 92। तो इस केस में है कि गेर के लाइबिलिटी को एक्वायरर एंड एसेट को एक्वायरी, उससे बेस पर क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है एंटिटी ए परचेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम एंटिटी बी अंडर ए 5 ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एट ए फिक्स्ड रेट। Currently the fixed rates are higher than the rates at which entity A would purchase similar components from another supplier. एंटिटी ए जो है वो कुछ कंपोनेंट परचेज कर रही है एंटिटी बी से, बट मार्केट में जो रेट है उसका वो फॉल हो गया है। एंटिटी ए में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टर्म बट बाय पेइंग ए पेनल्टी ऑफ ₹6 लाख। तो एंटिटी ए जो है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है, पर उसके लिए उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 6 लाख।
बल्कि 3 years रिमेनिंग अंडर का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी ए पे जो 50 लाख टू एक्वायर एंटिटी बी। अब एंटिटी ए ने एक्वायर कर लिया एंटिटी बी को और उसके लिए पेमेंट की है 50 लाख से, विच इज फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी बेस्ड ऑन व्हाट अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड बी विलिंग टू पे। तो पहले डाटा बनाते हैं। देखो तो एक आपको मेंशन किया है एंटिटी ए, इसने एक्वायर किया है एंटिटी बी को और उसका कॉन्सिडरेशन दे रखा है आपको जिस एक्वायर ₹4.50 लाख, ₹4.50 लाख। और एक अब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कैंसिल करना चाहते हैं, परचेज कॉन्ट्रैक्ट। एक उसकी आपको पेनल्टी पे करनी है, पेनल्टी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एंटिटी बी के साथ। पेनल्टी का अमाउंट है आपका ₹6 लाख। पर अगर आपको मेंशन किया है इंक्लूडेड इन टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी इज ₹1 लाख रिलेटेड टू फेयर वैल्यू सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद एंटिटी ए। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी फेयर वैल्यू दी है आपको एंटिटी बी के अकॉर्डिंगली, इसकी जो फेयर वैल्यू है दैट इज ₹1 लाख है। बट आउट ऑफ दिस इट इज गिवन दैट representing 3 lakhs component that is at market terms based on similar items and selling effort and customer relationship and 5 lakh for pricing is unfavorable। तो इसमें से जो आपका अनफेवरेबल कंपोनेंट है मीन्स बी के अकॉर्डिंगली दिस इज ओनली ₹5 लाख। बैलेंस जो है वो है आपका फेवरेबल कंपोनेंट ₹3 लाख, 8 - 5 is 3। So how the transaction for business combination shall be recognized by entity A in the following scenarios। अब दो सिनेरियो हैं तो आपने देखना है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसमें आप देखो पहले आपको कैलकुलेट करनी है हाउ मच इज फेयर वैल्यू। और यदि ए ने पेनल्टी पे करनी है तो ये ए की लाइबिलिटी बन जाएगी। सो हाउ मच इज फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टू एंटिटी ए। कि जब आप वो लाइबिलिटी को सेटल करके हो तो उस टाइम को हमें जैसे बुक्स में रजिस्ट नहीं कर रही है, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आपने ये देखना होता है कि सेटलमेंट का कितना लॉस हो रहा है हमें लाइबिलिटी के केस में, सेटलमेंट लॉस। अब लॉस हम लेते हैं जैसे अब आपको पेनल्टी भी दे रखी है और इस कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल अमाउंट भी दे रखा है, तो हम लेते हैं लॉस इज इक्वल टू लोअर ऑफ पेनल्टी जो आपको पे करनी है और अनफेवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। तो इस केस में देखिए आपकी पेनल्टी है 6 लाख की, अनफेवरेबल है आपका 5 लाख। सो लोअर अमाउंट इज ₹5 लाख। ये तो आपकी वैल्यू आ गई। अब आप देखिए अब इस जो एंटिटी बी है उसकी बुक्स में फेयर वैल्यू भी 1 लाख से, और उसकी जो नेट एसेट्स हैं तो वो आपको जैसे मेंशन नहीं की, इसमें वो सेम ही मानी जाएंगी। अब इसकी जो नेट एसेट्स हैं वो हैं आपकी जिसे जो ₹50 लाख से। अब ये जो है जो लाइबिलिटी एंटिटी ए के लिए वो एंटिटी बी के लिए एसेट बन जाएगी। तो आपने देखना होता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो हाउ मच इज नेट एसेट्स बिफोर दिस प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। तो इट मीन्स अब इस 50 लाख में ये जो एसेट है बी की 1 लाख से वो भी इंक्लूड है, तो उसको आप कर दो माइनस, तो रिमेनिंग आपकी आ गई फेयर वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। तो इट मीन अभी हमने जैसे लास्ट एग्जाम्पल में देखा था जब वो लाइबिलिटी की एक्वायरी के लिए लाइबिलिटी एड बैक कर दी थी हमने क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी। अब ऐसे केस में इंक्लूड है तो वो हमने माइनस करनी है, तो रिमेनिंग फेयर वैल्यू आ जाएगी अगर एसेट्स की 42 लाख से। अब देखिए इन्होंने पूछा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की किस तरीके से आप रिकॉर्डिंग करोगे एंटिटी ए की बुक्स में। सिनेरियो नंबर 1 तो हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ एंटिटी ए हु इज एक्वायरर। रुपी आपके चल रहे हैं लैक्स में। अब फर्स्ट केस में देखो मेंशन किया है एंटिटी ए हैज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लायबिलिटी रिलेटेड टू सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपकी कोई लायबिलिटी बुक्स में हमने रिकॉग्नाइज नहीं की है, तो उस केस में अब आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी पहले बुक्स में। हाउ मच अमाउंट जो भी आपका लोअर था ₹5 लाख, जो उसकी फेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो ये लॉस बन जाएगा तो उसकी एंट्री कर लीजिए P&L अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, या हम कह सकते हैं फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। ये आप एक लायबिलिटी क्रिएट कीजिए बुक्स में, उसकी वैल्यू है 5 लाख। अब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री कर लीजिए, नेट एसेट्स आपने एक्वायर की हैं एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ जो एसेट है एक्वायरी की बुक्स में, इट मीन्स वो आ रही है आपकी 42 लाख से। और जो हमारी बुक्स में लायबिलिटी आपने क्रिएट की है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन की, उसको कैंसिल कर लीजिए लायबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन।
तो अब देखिए नेट एसेट्स हैं 42 की और हमारे उसमें लायबिलिटी है 5 की। टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, फिर जो आपने कॉन्सिडरेशन पे करना है टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसकी वैल्यू है 50 लैक्स, दिस विल बी 50। और जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका गुडविल या कैपिटल गेयर में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपकी गुडविल आ रही है 3 लैक्स, तो दिस गुडविल इज डेबिटेड, तो दिस विल बी अवर एंट्री फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो अब देखते हैं सिनेरियो बी भी आपको दिया है। नेक्स्ट लेके सी सिनेरियो बी, इसमें ये को मेंशन किया है एंटिटी ए हैज रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी फॉर ₹6 लाख फॉर पेनल्टी पेएबल। अब एंटिटी ए की बुक्स में पहले से ही लायबिलिटी अपीयर हो रही है 6 लाख की, तो इट मीन जब एंटिटी ए में लायबिलिटी पहले ही अपीयर हो रही है और उसकी फेयर वैल्यू है 5, तो इट मीन्स अब आपने उस लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है आपको इससे फेयर वैल्यू, तो इसमें आपको गेन हो जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी लायबिलिटी को आप रिड्यूस करो फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, तो गेन हो रहा है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू P&L अकाउंट, जिसे गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो गेन इज इक्वल टू 6 लाख माइनस अब इसकी फेयर वैल्यू है 5, तो दैट विल बी 1 लाख रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं। तो इट मीन्स अब आपकी बुक्स में जो लाइबिलिटी की वैल्यू रह जाएगी 6 में से 1 माइनस हो गया, 5 लाख की रह गई है। अब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री कर दीजिए। नेट एसेट्स आपने एक्वायर की हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, उसकी आपको फेयर वैल्यू की 42 लैक्स, एक्सक्लूडिंग जो फेयर वैल्यू इसकी बुक्स में है एसेट की 8 लाख की 42 आ जाएगी। और ये जो लाइबिलिटी है हमारी बुक्स में उसको कैंसिल कीजिए आप, लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन अकाउंट डेबिटेड, अब उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में रहेगी 5 लाख टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और इसके अगेंस्ट आपने जो कॉन्सिडरेशन पे करना है गेट इज 50 लैक्स। लेकिन डिफरेंस जो है अब आपका गुडविल में आ जाएगा, गेट इज कमिंग टू बी 3 लैक्स। और इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है इस एंट्री को करने का, लेट अस सी गेट वन। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है फॉर दिस एंट्री? अल्टरनेटिव है कि जो कॉन्सिडरेशन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, कि कुछ कॉन्सिडरेशन हम पे कर रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए और कुछ पे कर रहे हैं जो पुरानी लाइबिलिटी है उसको सेटल करने के लिए। तो उस केस में वो क्या एंट्री बन जाएगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, दिस इज 42, लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन ये हमने कैंसिल करनी है, गेट इज 5 एंड टू कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड यू कैन आल्सो राइट टू कॉन्सिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं फॉर लाइबिलिटी फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन। अब टोटल कॉन्सिडरेशन है आपका 50, उसमें से फेयर वैल्यू जो है एक्वायरी की बुक्स में लाइबिलिटी की वो है 8 लाख से, तो वो भी कॉन्सिडरेशन है, बैलेंस हो गया आपका 42। इट मीन्स टोटल 50 माइनस 47 डिफरेंस आपका आ जाएगा गुडविल में। तो नेट इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 3 है, बस हमने कॉन्सिडरेशन को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, हाउ मच इज फॉर अवर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन एंड हाउ मच इज फॉर नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन विद सम एग्जांपल्स है। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।